मुबारक हो। बिजली की कीमतों में 4 रुपये 83 पैसे तक का इजाफा मुमकिन है। आपको अगर इस खुशखबरी पे इंतहाई खुशी हुई है तो IMF को इस ईद पर मुबारकबाद देना न भूलिएगा। IMF ने $8 बिलियन का पैकेज हमें दिया। पहले 6 बिलियन का था, अब 8 बिलियन का हो गया है। मगर मेरे जैसे बंदे के जहन में सवाल ये आता है कि अगर आपने $8 बिलियन हमें दिए हैं तो क्या ये $8 बिलियन इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे कि बिजली की कीमतों को कमी रखा जाता और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी कमी रखा जाता। बाकी जो भी पैसे आपने दिए उसका सबसे बेहतरीन अगर गरीबों के हवाले से देखा जाए कोई इस्तेमाल हो सकता है तो वो यही हो सकता था कि बिजली और पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतों को कम रखा जाता। मगर इनफैक्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बिल्कुल हमें उलट कहा है और ये कहा है कि हम आपको पैसे देंगे ये शर्त पे कि अगर आप बिजली की कीमतों को बढ़ाएंगे और आप पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतों को भी बढ़ाएंगे। तो बहरहाल जी मुबारक को, हमें पैसे भी मिल गए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बिजली की कीमतों में इजाफा भी हमें इस गर्मियों में खुशखबरी भी मिल गई है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी होने जा रही है इस दफ़ा। और मेरे अंदाजे में महंगाई की वजह से, बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पे जो हालात पैदा होने जा रहे हैं उसमें मेरे ख़्याल में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद अपनी गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से जहाँ भी खो बैठें। इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आएगी? फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड तो कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। बहरहाल सोचने वाली बात यही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और बैनुल-अक़वामी सरमायादार इस मकसद के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो जाए या पाकिस्तान के अंदर सनती तरक्की हो, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं कि सरमाए की राह हमवार हो, सरमायादारी निज़ाम जो है वो बिल्कुल ठीक और वो सलामत रहे, लोग तबाह बर्बाद हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं इस चीज़ से। हमें इस सारे झंझट से बाहर निकलना है। आपको पता ही है कि इस झंझट में फंसे इस वजह से हैं क्योंकि हम अपने करंट अकाउंट्स को मैच नहीं कर सकते। मैं अभी समझाऊंगा कि वो क्या होते हैं। और करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हम मजबूर हैं कि हम कर्ज़ा लें। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? देखें जी, जिस तरह आप हैं तो आपकी कोई आमदनी है, फिर आपके कोई अखराजात हैं। अगर आपके अखराजात आपकी आमदनी से ज़्यादा हो जाएं तो इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं से कर्ज़ा उठाना पड़ेगा अपने पैसे पूरे करने के लिए, अपने ख़रीदारी पूरी करने के लिए। इसी तरह पाकिस्तान के मुल्क को भी समझें जैसे कि वो एक ऐसा मुल्क है, ऐसा फ़र्द है कि जिसके अखराजात ज़्यादा हैं और जिसकी आमदनी कम है। अगर बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि हमारी जो आमदनी है, यानी डॉलर्स में हम कितने पैसे कमाते हैं, वो है $25.6 बिलियन। ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें तकरीबन आधी कमाई जो है वो कॉटन और कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट से हम कमाते हैं, यानी 10 से 12 बिलियन डॉलर जो हैं वो हम कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट से कमाते हैं। और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, जो चीज़ें हम ख़रीद कर लेकर आते हैं, वो $53.8 बिलियन की हैं। मतलब है कि अंदाज़ा करें डबल से भी ज़्यादा जो चीज़ें हम बेचते हैं उसके मुकाबले में जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं। हम अगर 25 चीज़ें बेचते हैं तो हम 50 क्या 53 चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इससे इम्बैलेंस तो होना ही है। इस इम्बैलेंस को हम अक्सर इस तरह से पूरा करते हैं, इम्बैलेंस मतलब है कि आप 28.2 बिलियन डॉलर्स 29 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। इसको इस तरह से पूरा किया जाता है अक्सर व बेशतर कि पूरा तो नहीं किया जाता, मगर इसमें कुछ गैप थोड़ा कम इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, यूरोप में हों या वो अमेरिका में हों या ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में हों, तो वो अपनी कमाई करके पाकिस्तान को वापस भेजते हैं। वहाँ से पाकिस्तान को बहुत सारे डॉलर मिल जाते हैं और वो इतने बड़े पैमाने पर डॉलर वापस भेजते हैं और पैसे वापस भेजते हैं कि जो रेमिटेंसेज हैं, इनको हम रेमिटेंसेज कहते हैं, वो $29.4 बिलियन हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम रेमिटेंसेज कमा रहे हैं, वो जो चीज़ें हम बेच रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे हम इस तरह से कमा रहे हैं कि लोग जो अपने माँओं और बहनों और बच्चियों के लिए पैसे भेजते हैं वापस पाकिस्तान, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पैसे भेजते हैं या अपनी बहन की शादी के लिए पैसे भेजते हैं वापस बाहर से कमा कर, वो आमदनी तो नहीं उसको कह सकते, मगर वो पैसे बहरहाल उन पैसों से ज़्यादा है कि जो चीज़ें हम बेचते हैं जाके। कुल जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि वो सिर्फ $25 बिलियन हैं, $25.6 बिलियन हैं। और जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो $29.4 बिलियन हैं। यानी हमारी रेमिटेंसेज हमारी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक रेमिटेंस इकोनॉमी बन चुका है।
तो देखें जी, अगर तो आपने चलना है मज़ीद और अपने डेट ट्रैप से भी निकलना है, और अगर बाहर से चीज़ें ख़रीदनी है, मैं तो कहता हूँ बाहर से चीज़ें ख़रीदें ही ना। अव्वल तो मैं कहता हूँ ख़ुद पाकिस्तान में बननी चाहिए। मगर बिलफ़र्ज़ आपने बाहर से चीज़ें अगर ख़रीदनी ही हैं, तो ज़ाहिर बात है कि आपको अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का यही तरीका है कि उनमें डाइवर्सिटी आनी चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपोर्ट्स आप बेचें। अभी आपके सामने जो मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, इसको पाई चार्ट कहते हैं। है तो थोड़ा सा पुराना, मगर इससे अंदाज़ा आपको अच्छा हो जाएगा कि आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हम बेचते हैं वो टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग है, और ये 1950 से ट्रेंड चल रहा है, अभी तक तब्दील नहीं हुआ। उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, और उसके बाद हाइड्स एंड स्किन्स हैं। तीनों चीज़ें वो हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ थी। हाइड एंड स्किन का मतलब है चमड़ा वगैरह जो हम बेचते हैं। ये है बेसिकली तकरीबन 75% हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इन तीनों चीज़ों पर बुनियाद रखती है, कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे, और वेजिटेबल्स वगैरह पे, और उसके बाद चमड़े वगैरह पे। ये चीज़ें हम बेचते हैं। बाकी चीज़ें हमारे पास कोई नहीं है कि हम कोई फ़ोन बनाएं, या कोई ऑटोमोबाइल बनाएं, या कोई जहाज़ बनाएं, या कोई हाई टेक्नोलॉजी चीज़ बनाएं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास कोई चीज़ बेसिकली बैनुल-अक़वामी मंडी में बेचने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमने पिछले 70 सालों के अंदर अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऐसी बड़ी सनती चीज़ नहीं है जो हम बाहर के मुल्कों को बेच सकें और उसमें से पैसा कमा सकें। मगर जनाब आली इंपोर्ट्स हमारे खूब होते हैं। आए ज़रा देखते हैं कि इंपोर्ट्स में किन चीज़ों पे हम पैसे खर्च कर रहे हैं। आपके सामने सबसे पहले ग्राफ है कि मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स पे 27% हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो हैं। यानी कि ये जो तेल वगैरह हम ख़रीदते हैं, और फ्यूल्स वगैरह हम ख़रीदते हैं, डीज़ल हो, एलएनजी हो, गैस हो वगैरह, लिक्विड नेचुरल गैस हो, इस तरह की जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं, वो सबसे बड़ा हिस्सा है, कंपोनेंट है हमारे इंपोर्ट्स का। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है 8.2%। इसमें हमारे ये टेलीफोन वगैरह भी शामिल हैं, कंप्यूटर्स वगैरह भी शामिल हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो हमें बनाना आता नहीं है, फ़ोन भी हमें बनाना आता नहीं है। तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो हैं वो सारी तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बाहर से ही आती हैं। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें लेते हैं, उनको जोड़ तोड़ लेते हैं, उनको असेंबल कर लेते हैं, मगर ख़ुद बनाने का फ़न अभी तक हमें आता ही नहीं है, और कोई हमें सिखा भी नहीं रहा। फिर खैर मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स 8.2%, आयरन एंड स्टील 6.3%। अभी तक हमें आयरन और स्टील हम अपना नहीं बनाते, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सोवियत यूनियन ने किसी ज़माने में हमें एक स्टील प्लांट बना के दिया था, मगर उन्होंने पहला हिस्सा बना के दिया था, उसके 2 और हिस्से बनने थे ताकि वो फुल कैपेसिटी पे आता, मगर उस पर मज़ीद हमने कोई मेहनत नहीं की, और फिर सोवियत यूनियन से हम लड़ाई झगड़ा हर वक्त कर लेते थे, तो वो भी पीछे हट गए, और उसके बाद वो उसी तरह बैठ गया। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी जो हम मंगवाते हैं वो 5.2% है, और आखिर में एनिमल, वेजिटेबल फैट्स, ऑयल्स और क्लीवेज प्रोडक्ट्स वगैरह अनदर 5% तकरीबन है। तो ये भी ऐसी चीज़ें जो कि हम आराम से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हम आराम से पाकिस्तान में बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ इंपोर्ट करनी पड़े, मगर बहुत सारी दवाइयाँ हम आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हम सीख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान में बनाई जाए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सबसे बहरहाल इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल्स और इस किस्म की चीज़ें हैं। तो ऑयल की तरफ ही आते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में। अगर सोशलिस्ट हुकूमत होती, अगर मैं इक़्तिदार में होता, आप मुझे इक़्तिदार में ले आते, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने इक़्तिदार में क्या आगे करना है, मगर अगर एक सोशलिस्ट हुकूमत इक़्तिदार में होती तो वो क्या कर सकती, आप ये अक्सर सवाल पूछते हैं। मैं इस सवाल का तोड़ तोड़ के जवाब दूंगा। अभी आपको सिर्फ ऑयल पे बता रहा हूँ कि क्या मामलात हैं पाकिस्तान में, फिर और चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो ऑयल अगर हमारे पास हमने ख़रीदना ही है, हमारे पास तो है खुद नहीं। बलूचिस्तान के अंदर कहते हैं कि ऑयल है, मगर जो उसके नीचे सॉइल है वो बड़ी डीप है, यानी आपको बहुत डीप पोर करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वो ऑयल निकालना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं अरेबियन सी में शायद ऑयल हो, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी, मगर डीप सी एक्सप्लोरेशन भी कोई आसान काम नहीं, यानी कि उनकी एक्सप्लोरेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि कहाँ पे, हम तो अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद पड़ा हो। तो अभी तक हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बड़ी ऑयल वेल्स हैं, यानी अगर निकला है तो कमाल हो जाए, हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए, हम बिल्कुल चेंज हो जाए इस मामले में। मगर फ़िलहाल हमें पता नहीं है कि अगर तेल है तो वो कहाँ पे है और उसको कैसे निकाला जाए। कोशिश बहरहाल बहुत है। तो बहरहाल ईरान में तेल है, तुर्कमेनिस्तान में तेल है, और मिडल ईस्ट में तो तेल है ही। तो 3 मुख्तलिफ पाइपलाइन के प्रपोजल्स पाकिस्तान बड़े अरसे से डिस्कस कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन से। एक तो है ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का प्रपोजल, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन का प्रपोजल, जिसको टापी भी बोला जाता है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, TAPI।
और फिर एक तीसरा है रशियन नॉर्थ साउथ पाइपलाइन, जिसको अब पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। आइए तीनों को एक एक करके डिस्कस करता हूँ। पहले आपको बताता हूँ ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के बारे में। तो इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है $7 बिलियन, और इमरान इस पे इमरान कह रहा हूँ, ईरान इस पे बहुत ही कीन था, और उन्होंने बल्कि 2011 में अपना सेक्शन मुकम्मल भी कर लिया, और मज़ीद उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि हम आपको $500 मिलियन देते हैं, आप अपना सेक्शन भी बनाएं। मगर पाकिस्तान ने अपना सेक्शन नहीं बनाया। हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब ने अहमदीनजाद के साथ वो इनाग्रेशन भी की थी, आपने शायद उसकी फुटेज देखी हो, मगर 2014 के अंदर हमने ये अनाउंस कर दिया कि हम ये पूरा नहीं कर सकेंगे। शायद खाकान अब्बासी जो उस वक्त पेट्रोलियम वगैरह के मिनिस्टर थे, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन्होंने नेशनल असेंबली में ये कहा, एंड आई कोट, इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स। अगर बैनुल अक़वामी सैंक्शंस ईरान के खिलाफ ना लगे होते तो 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता। मगर द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक इट एनी फर्दर एट द मोमेंट बिकॉज इंटरनेशनल सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान आर अ सीरियस इशू। मगर हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगे हुए हैं और ये बहुत संजीदा मामला है, लिहाजा हम आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों संजीदा मामला है? किसने सैंक्शंस लगाए हैं? आपको पता ही है कि एक तरफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ईरान के बहुत सा खिलाफ है। तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया को खुश करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट मज़ीद नहीं बढ़ाया। वैसे इस प्रोजेक्ट को आप देखें कि इसकी ये पाइपलाइन जो है ये खुशदार तक पहुँचेगी, वहाँ से फिर नीचे कराची एक ब्रांच जाएगी, दूसरी ब्रांच मुल्तान तक, और मुल्तान से फिर न्यू दिल्ली। और ज़ाहिर बात है जब यहाँ ईरान से ऑयल पंप होकर जाएगा तो इंडिया तक जाएगा, तो उसमें से हमें भी एक शेयर मिलेगा, और हमें भी ऑयल भी मिलेगा, और जो बाकी ऑयल वहाँ पे बिक रहा है उसका एक शेयर भी मिलेगा हमें। मगर सैडली ये प्रोजेक्ट बिल्कुल कई सालों से बंद है क्योंकि हम अमेरिका बादशाह को या सऊदी अरेबिया को नाराज़ नहीं करना चाहते, इस वजह से हम इसको मज़ीद और नहीं छेड़ रहे। ईरान भी बहुत डेस्परेट है बाय द वे, वो भी डेफिनेटली चाहते हैं कि सैंक्शंस की रिजीम टूटे और वो तेल बेच सके। उनके पास बहुत तेल है बेचने के लिए, मगर सैंक्शंस की वजह से उनकी इकॉनमी का भी फटा अमेरिका ने बैठाया हुआ है, और उनकी ख्वाहिश है कि हमसे लोग तेल ख़रीदें और हमारी तजारत जो है वो बढ़े। उनकी बहुत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ ये मामला बढ़ें, मगर फ़िलहाल ये सारा मामला ख़त्म हुआ है। दूसरा प्रोजेक्ट है जी तुर्कमेनिस्तान के हवाले से टापी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। ये तो 1990 से प्रोजेक्ट चल रहा था जब मैं कॉलेज में था। उस वक्त यूनिकॉल को बहुत शौक था कि हम ये प्रोजेक्ट चलाएंगे, मगर जब अलकायदा ने केन्या और तंजानिया में यूएस एम्बेसीज पर अटैक किया तो उसके बाद यूनिकॉल ने कहा नहीं जी हम तो हट रहे हैं यहाँ से, हम ये काम नहीं करेंगे। फिर 2001 के अंदर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर लिया और सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह इस प्रोजेक्ट को ये ख़त्म हो गया। और ख़ास तौर पे इस वजह से कि बार बार उनका ये कहना था, और हकीकत भी इसमें है कि जिस इलाके से इस पाइपलाइन ने आना है, बेसिकली इसने हिरात आना, पहले तुर्कमेनिस्तान से हिरात आना है, हिरात से कंधार, कंधार से क्वेटा, क्वेटा से मुल्तान, और फिर आगे फजिल्का जो कि इंडिया के अंदर है। तो जिस इलाके से इसने आना है, यानी कि बेसिकली वेस्टर्न और सदर्न अफ़गानिस्तान, वहाँ पे तालिबान बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उस ज़माने के अंदर नॉर्दर्न अलायंस नॉर्थ में स्ट्रॉन्ग थी, मगर साउथ में तालिबान स्ट्रॉन्ग थी, लड़ाई चलती रहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, पाइपलाइन की सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं, इसलिए ये चीज़ नहीं बन सकती। 2008 के अंदर पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान ने फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी साइन किया। 2010 के अंदर इंट्रा गवर्नमेंट अग्रीमेंट भी साइन हुआ, मगर कोई भी आगे पेशरफ्त नहीं हुई। फिर 2012 के अंदर इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने का झगड़ा हो गया ट्रांजिट फ़ी के ऊपर कि भाई अगर बनती है पाइपलाइन तो इसमें कितने पैसे किसको मिलेंगे। तो बहरहाल तुर्कमेनिस्तान ने 2015 के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू की और 4 साल के अंदर यानी 2019 के अंदर उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन ख़त्म भी कर ली। उन्होंने अपने ऐसे की पाइपलाइन बना ली कि जी हम करना चाहते हैं, आप हमारे साथ करें, क्योंकि देखें ना वो भी एक लैंड लॉक कंट्री है, वो चीन को या रूस को बेचते हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान को बेचें, इंडिया को बेचें और जगह में जाए वगैरह वगैरह। मगर अफसोस से उन्होंने तो बना दिया अपना ऐसा, हमने आगे उस पर कोई पेशरफ नहीं की। 2018 के अंदर फिर अशरफ गनी साहब की हुकूमत ने कोशिश की कि कुछ काम शाम हो, मगर फिर से वो पाइपलाइन सस्पेंड हो गई। अशरफ गनी साहब का ये कहना था उस वक़्त कि ये पाकिस्तान जो है उसके तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तालिबान से कहा है कि इस पर एग्री ना किया जाए। मगर बहरहाल 2021 के अंदर तो अब तालिबान की हुकूमत आ चुकी है अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान ने ज़रूर ये कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करेंगे। मगर मसला तालिबान के पास तो इस वक्त कोई पैसे नहीं है, उनके पास तो हुकूमत चलाने के पैसे नहीं, उनको पुलिस अफसर को पैसे देने के पैसे नहीं हैं, तो उनका तो बुरा हाल है इस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो चलाना भी चाहें इस पाइपलाइन को तो उनको इंटरनेशनल कुछ कैपिटल रेज करना पड़ेगा कि वो पाइपलाइन को बने।
शायद चीन इसमें कुछ दिलचस्पी ले, मगर फ़िलहाल इसकी कोई स्पॉन्सर नहीं है। और स्पॉन्सर ना होने की वजह यही है कि तालिबान की इमेज इतनी खौफनाक किस्म की है कि भाई अगर वो नाराज़ हो गए तो उन्होंने बंदे कत्ल कर देने शुरू कर देने, तो इस वजह से कोई अभी उसको प्रोजेक्ट को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। ये दिलचस्प प्रोजेक्ट है, $2.25 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ये रूस के साथ अग्री हुआ और ये प्रोजेक्ट जो है कराची से कसूर तक पाइपलाइन लेके जाता है, जो लिक्विड नेचुरल गैस को लेकर जाएगा, पंजाब तक लेकर आएगा। यानी कि जो मिडल ईस्ट से कराची में लिक्विड नेचुरल गैस आती है उसको पंजाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने में एक किरदार अदा करेगा। तो पाकिस्तान और रूस ने एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट फॉर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन। ये 1122 किलोमीटर्स की पाइपलाइन बनेगी, पोर्ट कासिम से कसूर तक जाएगी। मगर आप जब से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलट गया तो अब कोई पता नहीं कि ये पाइपलाइन बनती है या नहीं बनती। इसका अब नया नाम है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। क्यों? क्योंकि अमेरिका नाखुश था इस बात पे कि जो रूस के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट डेवलप हो रही थी, ख़ास तौर पे ये पाइपलाइन के हवाले से 75% पैसे तो हमने ही डालने थे, 25% पैसे उन्होंने डालने थे, यानी रूस ने डालने थे। मगर उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वगैरह बड़ी इसमें अहम है। हमसे खुद तो बनाई नहीं जाती पाइपलाइन, पैसे हों भी तो हमसे शायद ना बनाई जाए, हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है। तो बहरहाल अब ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी जो है वो ठप पड़ गया, क्योंकि अमेरिका तो बहुत अनहैप्पी था। आपको पता ही है कि यूक्रेन पर जब हमने वोट नहीं किया अमेरिका के साथ, तो अमेरिका इस पर बहुत नाखुश था। अगरचे इमरान खान और पीटीआई के लोगों ने तो ये कहा कि हमारी हुकूमत को गिराया ही इस वजह से गया, जिसके पीछे कुछ ज़्यादा एविडेंस तो वो नहीं प्रोवाइड कर सके। मगर बहरहाल इस पे तो बिल्कुल क्लियर कट और कोई डाउट की बात नहीं है कि उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की मीटिंग जब हमारे एम्बेसडर साहब के साथ हुई थी तो उन्होंने इस मामले पर अपनी क्या कहना चाहिए कंप्लेंट की और नाखुशी का इजहार किया और ये कहा कि हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान रूस के साथ इस मामले पर अलाइन हो, यूक्रेन के मामले पर। अगरचे हम रूस के साथ अलाइन नहीं थे, हम तो एक तरह से नॉन अलाइन थे। हमने रूस के फेवर में वोट भी नहीं किया, हमने अमेरिका के फेवर में भी वोट नहीं किया, हमने तो वोट ही नहीं किया। हमने कहा हम अब्सटेन करेंगे बाबा, हमें इसमें वोट ही नहीं डालना। मगर बहरहाल ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि पहला प्रोजेक्ट यानी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया की वजह से रुका हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर बाएं बाजू की हुकूमत यहाँ इक़्तिदार में होती तो वो इस चीज़ की परवाह किए बगैर उस पाइपलाइन को कंप्लीट करती और नरम अल्फाज में मगर सख्त मौक़िफ़ के साथ ये कहती कि नहीं, ये पाकिस्तान के कौमी मुफाद में है, हम ये पाइपलाइन ज़रूर बनाएंगे। इसी तरह टापी पाइपलाइन का मामला जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है और कैपिटल की कमी के साथ जुड़ा हुआ है। मगर बहरहाल उसको भी ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि अफ़गान तालिबान अगर किसी की बात मानते हैं तो शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात माने या पाकिस्तान की बात माने, और तो वो किसी की बात शायद हमारी भी ना माने। मगर बहरहाल ये पाइपलाइन लाजमी बननी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात हमारे इसी पाइपलाइन के थ्रू डेवलप होंगे। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पहले तो अमेरिका वहाँ बैठा था, अगर चाहते तो वो बना लेते, उन्होंने भी कोई ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने कहा इंस्टेबिलिटी है, बस दफ़ा करो। तो बहरहाल अगर यहाँ पे बाएं बाजू की हुकूमत आए तो हम लाजमी ये पाइपलाइन बनाएंगे। और तीसरी है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, जो कि रूस ने वादा किया था, और ये भी डेफिनेटली पाकिस्तान के मुफाद में है कि हम इस पाइपलाइन को बनाएं ताकि अगर लिक्विड नेचुरल गैस आती है तो उसको भी आगे तक मुंतकिल किया जा सकता है। मगर सिर्फ पंजाब तक ही क्यों, खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुँचाया जाए, बलूचिस्तान वगैरह तक भी पहुँचाया जाए, इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए। अब बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनकी बात को भी टेकअप करना पड़ेगा, जो कहेंगे कि नहीं, ये हमें मेगा प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं लगते, ये मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। SDPI की भी बहुत अच्छी बाय द वे इस पर एक रिपोर्ट है, जिस पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शायद ये प्रोजेक्ट्स इतने इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड मिल रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है। मगर एटलीस्ट ऑयल के हवाले से जब तक हमें कहीं और तेल नहीं मिलता, बलूचिस्तान में तेल नहीं मिलता या अरेबियन सी में तेल नहीं मिलता, ये पाइपलाइंस हमारे लिए सिर्फ ऑयल की पाइपलाइंस नहीं है, एक तरह लाइफलाइन की पाइपलाइंस है। और देखें, मुर्गी और अंडे बेचकर इकोनॉमीज़ नहीं बनती और डेवलप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती। ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट को बहुत बुरे लगते हैं, उनको किए बगैर फ्रेंकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती, लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं लग सकती, लार्ज स्केल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे जो हमारा कंसिस्टेंट डेफिसिट चलता आ रहा है
जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि 27% हिस्सा फ्यूल्स और ऑयल्स वगैरह और मिनरल्स वगैरह की वजह से है। वो डेफिसिट कम नहीं हो सकेगा जब तक कि इस किस्म की चीज़ ना हो। ज़ाहिर बात है तेल की कीमतों में तो शायद बहुत ज़्यादा कमी ना हो, अगर चाहे हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, ईरान से भी ले सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान से भी ले सकते हैं, सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट से तो पहले ले रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, बारगेनिंग पावर एज अ बायर हमारी बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स ऑयल की ड्रामेटिकली कम हो जाती हैं, और क्योंकि ईरान जो है वो वर्ल्ड मार्केट प्राइस से कम में भी पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार हो सकता है। तुर्कमेनिस्तान के साथ भी इस तरह की हमारी डील वगैरह की हो सकती है, क्योंकि पाइपलाइन जब एक दफ़ा ले डाउन हो जाएगी तो उसके साथ लॉन्ग टर्म डील्स भी बनाई जा सकती हैं। और मज़ीद ये कि इंडिया एक ह्यूज और ग्रोइंग मार्केट है, और ईरान से इंडिया ऑयल जाए या तुर्कमेनिस्तान से इंडिया ऑयल जाए तो उसमें भी हम बहुत सारा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये पाइपलाइंस बननी चाहिए, किसी को भी नाराज़ करें, ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। और हमें ऐसी हुकूमत चाहिए, अगर लेफ़्ट की हुकूमत कभी आए तो हम डेफिनेटली इस पर स्ट्रांगली स्टैंड लेंगे, फ़ाइट करेंगे और लड़ के ये पाइपलाइंस और इस किस्म के और प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कायम करेंगे। ज़ाहिर बात है इन प्रोजेक्ट्स को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इनके जो प्री रेक्विजिट हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें गिराती रहे, या तालिबान जो है टेररिज्म करते फिरें, या और लोग जो हैं वो इंस्टेबिलिटी पैदा करते रहें, तो ज़ाहिर बात है कि कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं हो सकता। ख़ासतौर पे मेगा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए, कायम ही तब हो सकती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब एक ऐसी हुकूमत इक़्तिदार संभाले जिस पर आवाम का एतमाद हो, वो करप्ट ना हो, वो अपने लिए काम ना करे, जेन्युइनली आवाम के लिए काम करे। और सोशलिस्ट नज़रियात हमें यही सिखाते हैं कि ऐसी हुकूमत कायम की जाए जो कि आवाम की हुकूमत हो, आवाम के लिए हुकूमत हो और अवामी हुकूमत हो। थैंक यू वेरी मच।